हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है हेपेटाइटिस बी। इससे पहले हम हेपेटाइटिस ए भी कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसको देख लेना। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे शेयर कीजिए, जिससे कि हमसे और लोग जुड़ें और उन्हें भी हेल्प हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम हेपेटाइटिस बी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब तो हमने आपको बता ही दिया है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीज़ों से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस। सीरम हेपेटाइटिस इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये जो है वो ब्लड में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी इज़ कॉज्ड बाय HBV इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बी होता है। हेपेटाइटिस बी हैज़ लॉन्गर इंक्यूबेशन पीरियड, जिससे कि मतलब कितना होता है 30 to 180 डेज़। और उसका क्या था, हेपेटाइटिस ए का 45 डेज़ था, है ना। तो हेपेटाइटिस बी का इसमें मतलब और जो वायरस हैं CDE ये सब जो हैं उनके कंपैरिजन में इसका इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा होता है। ठीक है, 30 to 180 डेज़। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लेते हैं। ये पेरेंट्रली ट्रांसमिट होता है। ठीक है, किस किस तरीके से हो सकता है। रेसिपिएंट ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, मतलब क्या है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की वजह से हो सकता है। इंट्रावेनस ड्रग एडिक्ट भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, पेशेंट ट्रीटेड बाय रीनल डायलिसिस, हॉस्पिटल वर्कर एक्सपोज टू ब्लड, इंटीमेट फिजिकल कांटेक्ट, चाहे वो मदर चाइल्ड का हो या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट हो या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो। ठीक है, तो ये हो गए मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब हम देखते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस का स्ट्रक्चर। तो हमने ना हेपेटाइटिस ए में पढ़ा था कि वो RNA वायरस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ये DNA वायरस होता है। HBV जो होता है वो DNA वायरस होता है। इसकी फैमिली होती है हेपाडेनावायरिडी। ठीक है, स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है। अगर हम इसे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखेंगे एक इन्फेक्टेड पर्सन के सिरम को, तो उसमें हमें क्या दिखेगा कि 3 फॉर्म दिखेंगी। ठीक है, वायरस की ना 3 फॉर्म दिखेंगी, लेकिन है ना 2 साइज़ होंगे उसके। 3 फॉर्म होंगी लेकिन 2 साइज़ होंगे। ठीक है, स्मॉल और लार्ज, मतलब ये तो 2 साइज़ हो गए, एक छोटा साइज़ हो गया और एक बड़ा साइज़ हो गया। ठीक है, स्मॉल में भी ट्यूब्यूल्स या फिलामेंट्स दिखेंगे, या और वो स्फेयर भी दिख सकते हैं, मतलब स्फेरिकल भी दिख सकते हैं। ठीक है, मोस्ट न्यूमरस जो स्मॉल होंगे और ट्यूब्यूल्स या स्फेयर की शेप में जो होंगे वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो सकते हैं। रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ वायरल प्रोटीन एनवलप। ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि उधर ना वायरल प्रोटीन एनवलप ज़्यादा है, मतलब HBS जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, HBsAg, तो ये एंटीजेनिसिटी शो करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ वायरल प्रोटीन एनवलप, तो ये एंटीजेनिसिटी शो कर रहे हैं एक तरीके से। अब हम है ना लार्ज में देखेंगे, तो लार्ज में डबल शेल स्फेरिकल पार्टिकल दिखता है, जिसको हम बोलते हैं डेन पार्टिकल। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम अभी दिखाएंगे। ठीक है, तो 2 साइज़ के मिलते हैं और 3 फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो एक तो जो लार्ज है उसमें कैसी फॉर्म दिख गई, डेन पार्टिकल की फॉर्म, जो कि डबल शेल्ड स्फेरिकल पार्टिकल है। और जो स्मॉल था उसमें है ना ट्यूब्यूल्स या फिलामेंट टाइप दिखेगा या स्फेरिकल टाइप दिखेगा। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं HBS एंटीजन को। तो ये है वायरस का स्ट्रक्चर, जिसको हम डेन पार्टिकल बोलते हैं और जो कि लार्ज है। ठीक है, तो HBV DNA या फिर हम कहें वायरल जीनोम कंसिस्ट ऑफ 4 जीन। जो DNA होगा, मतलब जो हेपेटाइटिस बी वायरस का जो DNA होगा उसमें ना 4 जीन्स होती हैं। तो HBV DNA कोड्स फॉर 4 सेट ऑफ वायरल प्रोटीन या फिर कहें प्रोडक्ट विद कॉम्प्लेक्स मल्टीपैक पार्टिकल स्ट्रक्चर। मतलब क्या है कि उसके जो DNA होगा वो कोड करेगा वायरल जीन के लिए या फिर वायरल प्रोडक्ट के लिए, जो कि 4 होंगी। ठीक है, और उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है,
तो ये है डेन पार्टिकल। इसमें क्या है कि अगर आप आउटर सरफेस पे देख रहे होंगे तो HBsAg दिखेगा, मतलब हम उसको जो आउटर सरफेस पे है तो हम उसको HBs एंटीजन बोलेंगे, ठीक है। तो सरफेस हो गया, सरफेस मतलब बाहरी तरफ हो गया, तो हम उसको बाहर की तरफ ही बनाएंगे, तो इससे आप याद कर लेना, ठीक है। तो HBsAg हो गया, और ये जो रेड कलर के हैं वो HBCAg हैं, मतलब इस सी को हम कोर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जो प्लस प्लस टाइप है वो एनवेलप है, ठीक है। और जो अंदर है वो DNA पॉलीमरेज है। इसी का डायग्राम बुक में दिया हुआ है, वो थोड़े अलग तरीके से दिया हुआ है, उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो जो HBsAg है ये सरफेस एंटीजन के लिए कोड करता है, ठीक है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट रीजन में प्रेजेंट है और सरफेस पर भी है, ठीक है। तो ये उसको रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको हम बोलेंगे सरफेस एंटीजन, मतलब HBsAg। अब HBC जो है, HBC बीच में आता है, ठीक है। तो बीच में आता है तो कोर मतलब बीच में, या फिर हम बोलें कोर, मतलब वही हम चीज़ जैसे जो कि स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ बनाता है, मतलब हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो उसको हम HBCAg बोल देंगे, मतलब कोर एंटीजन बोल देंगे, और इसको हम इस तरीके से ही ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं DNA पॉलीमरेज पे। DNA पॉलीमरेज में क्या होता है कि है ना, रेप्लिकेशन के लिए, मतलब अब वायरस है तो उसको रेप्लिकेशन के लिए नीड होगी, ठीक है। तो DNA वायरस है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसको रेप्लिकेशन के लिए पॉलीमरेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम याद रख सकते हैं इसमें DNA पॉलीमरेज भी हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं एनवेलप पे। HBeAg ये प्लस प्लस हैं, ठीक है। तो ये एनवेलप के लिए कोड करते हैं। तो ये मतलब इनका मतलब क्या होता है, जैसे HBs बोला मैंने, HBsAg, तो ये क्या है कि है ना, इसके लिए कोड करेंगे, सरफेस के लिए कोड करेंगे, मतलब क्या है कि ये एंटीजन ना सरफेस बनाएगा वायरस का, ठीक है। और C एंटीजन कोर बनाएगा वायरस का, DNA पॉलीमरेज DNA बनाएगा वायरस का। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। तो चार जीन होती हैं SPCX। बुक का डायग्राम और दिखा देते हैं हम आपको, ठीक है। तो ये बुक का डायग्राम है, अंदर DNA पॉलीमरेज है, मतलब ये इस तरीके से, मतलब ये एरो की फॉर्म में बना दिया है, DNA पॉलीमरेज है ये, ठीक है। और इसके बाहर कोर एंटीजन है ना, और ये सरफेस एंटीजन है, इसको हमने यहाँ पे HBsAg से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। कोर एंटीजन हो गया, और क्या है कि HBeAg और HBCAg को हमने यहीं पे शो कर दिया है, ठीक है। तो अब सरफेस एंटीजन के भी हमें पार्ट हम आगे पढ़ेंगे, pre-S1 और pre-S2, है ना। और X जीन भी पढ़ेंगे, मतलब इसमें 4 जीन है जो कि यहाँ पे काम करती हैं। अब हम इसमें जीन देख लेते हैं। तो SPCX हम इसे याद कर सकते हैं, या PCSX करके हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सरफेस अगर हम देखेंगे तो ये सरफेस प्रोटीन के लिए कोड करता है, ठीक है। SBsAg जो है मतलब हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, HBsAg को हम क्या बोलेंगे, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ये एक मेजर प्रोटीन होती है ना। ये मतलब अगर 100% प्रोटीन है, मतलब 100% अगर वायरल प्रोटीन है तो ये मेजर पार्ट कवर करेगी, ठीक है। एस जीन हैज़ वेरियस रीजन, pre-S1 pre-S2 रीजन, एस रीजन और pre-S2 रीजन, pre-S1 और pre-S2 रीजन। तो pre-S1 और pre-S2 रीजन कोड फॉर दी pre-S जीन प्रोटीन, मतलब वही है, इनके नाम के हिसाब से ये कोड करेंगे, मतलब कोड करना होता है बनाना। तो कोड फॉर pre-S जीन प्रोटीन, ये pre-S जीन प्रोटीन को बनाएंगे, इंक्लूड रिसेप्टर ऑन HBV सरफेस। ये है ना, जो ये रीजन है तो वहाँ पे ना रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे HBV सरफेस पे, हेपेटोसाइट मेम्ब्रेन प्रोटीन भी वहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ठीक है। एस जीन और pre-S2 रीजन में ये मिडिल प्रोटीन बनाती है, ठीक है। pre-S1 और pre-S2 रीजन जो होते हैं वो लार्ज प्रोटीन बनाते हैं। इसका डायग्राम आपको बुक में मिल जाएगा, जो कि अभी मैंने डेन पार्टिकल बताया था। HBsAg जो है प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ लार्ज स्फेरिकल पार्टिकल और स्मॉल स्फेरिकल और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जो
HBS एंटीजन है, जो सरफेस एंटीजन है वायरस का, ये आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, चाहे वो लार्ज स्फेरिकल पार्टिकल हो, चाहे स्मॉल स्फेरिकल या फिर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो। मतलब ये तीनों स्ट्रक्चर्स में हमको दिखता है, जो कि हमने अभी पीछे डिस्कस किए थे, ठीक है। तो अब हम पी जीन के बारे में बात कर लेते हैं। ये लार्जेस्ट जीन होती है, कोड फॉर डीएनए पॉलीमरेज। जो पी जीन जो होती है वो डीएनए पॉलीमरेज बनाती है, ठीक है। सी जो है, मतलब पी फॉर पॉलीमरेज हो गया ना, ठीक है। सी जो है वो टू न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन कंटेन करती है, कोड बनाती है। मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियोकैप्सिड बनाती है, ठीक है। HBeAg जो है वो एनवेलप बनाती है, HBC जो है वो कोर बनाती है। एक्स की बात करें तो कोड फॉर HBx एंटीजन। HBx एंटीजन या फिर हम एक्सजीन जो है वो कोड फॉर HBx एंटीजन, ठीक है, बनाती है उसको। स्मॉल नॉन पार्टिकुलेट प्रोटीन होती है, बहुत छोटी प्रोटीन होती है। कोड्स फॉर एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बोथ वायरल एंड सेल्युलर जीन। मतलब इसमें ये क्या करती है कि एक्टिवेट करती है। मतलब है ना, हमें पता है कि जब है ना प्रोटीन बनती है तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वो क्या है कि इसको एक्टिवेट करती है, उस प्रोसेस को एक्टिवेट करती है, जिससे कि इसकी वायरल प्रोटीन बने। इंक्रीज रेप्लिकेशन ऑफ अदर वायरस लाइक HIV, HBV DNA, ये है ना इनके रेप्लिकेशन को भी इंक्रीज करती है। अब हम आते हैं पैथोजेनेसिस पर। HBV है, मतलब वायरस है, वो हेपेटोसेल्युलर डैमेज करेगा। मतलब क्या है कि हेपेटिक सेल्स को डैमेज करेगा। इंडिविजुअल विद डिफेक्ट और डेफिशिएंसी ऑफ सेल्युलर इम्यूनिटी हैव मोर परसिस्टेंट टू हेपेटाइटिस बी। मतलब क्या है कि है ना, जिसमें सेल्युलर इम्यूनिटी नहीं होगी, अब है ना हमारी बॉडी में इम्यूनिटी ही नहीं है, तो है ना, तो हमें ना वायरस बैक्टीरिया जल्दी अफेक्ट करेंगे, तो मोर परसिस्टेंट, और हमारे में बहुत ज़्यादा टाइम तक रह भी सकते हैं, ठीक है। सेल मीडिएटेड मैकेनिज्म वायरल एंटी, मतलब क्या है कि वो अब शुरू हो जाएगा। मतलब वो मैकेनिज्म HBC HBE एंटीजन कोड करेंगे अपने जीन के लिए, ठीक है। अटैक्ड बाय CD8+ T लिम्फोसाइट, वो है ना हमारी जो बॉडी है उसको रिस्पॉन्स करेगी। मतलब होस्ट रिस्पॉन्स ऑफ CD8+ T लिम्फोसाइट, मतलब हमारी बॉडी अटैक करेगी वायरस पर फॉर ऑफ एंटीवायरल साइटोकाइन आर वेरिएबल इन डिफरेंट इंडिविजुअल। मतलब इसका मतलब यही है कि हमारी बॉडी अटैक करेगी लिम्फोसाइट्स के थ्रू, ठीक है। और कहाँ पे, एंटीवायरल साइटोकाइंस पे, आर वेरिएबल इन डिफरेंट इंडिविजुअल, वेदर रिकवर माइल्ड और सीवियर और प्रोग्रेस टू बी क्रॉनिक। अब वो डिपेंड करता है कि ये कैसा हमारी बॉडी मतलब वो कर रही है, अटैक कर रही है, ठीक है। तो और मतलब डिपेंड करता है कि कैसे वो अटैक कर रही है, तो उसकी वजह से अगर वो अच्छा हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स कर रही है तो वो रिकवर भी हो जाएगा, है ना, सीवियर भी हो सकता है, और क्या है कि वो क्रॉनिक भी हो सकता है, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस आपको समझ में आई गई होगी। अब आते हैं हम सीरोलॉजिकल एंड वायरल मार्कर। ये थोड़ा पैथोजेनेसिस की तरफ समझ लें, या फिर हम समझें कि वायरल मार्कर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इसका, हेपेटाइटिस बी का, ठीक है। तो 7 टाइप के वायरल मार्कर होते हैं। हमने बताया कि HBsAg जो कि सरफेस के लिए कोड करता है, ठीक है। मतलब हमें इसमें सारे एंटीजन लिख लेने हैं और उन्हीं की एंटीबॉडी लिख देनी है। अब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, anti-HBs, ठीक है। एक और थी एनवेलप प्रोटीन थी, एनवेलप एंटीजन था, तो HBeAg। अब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, anti-HBe। एक और हमने पढ़ा था HBC एंटीजन, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, anti-HBC। एक हमने पढ़ा था DNA पॉलीमरेज वाला, ठीक है। तो HBV DNA। तो ये 7 वायरल मार्कर हैं जो कि हमें ब्लड में डिटेक्ट होंगे जब HBV का इन्फेक्शन होगा। तो इन्हीं वायरल मार्कर्स को हम ग्राफ की फॉर्म में पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद हम इसकी थ्योरी पार्ट देखेंगे कि मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम इसके ग्राफ को देखेंगे अच्छी तरीके से। बुक का ग्राफ भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है, वो थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट है, इस वजह से हमने ये गूगल से लिया है। तो ये भी चल जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको समझ सकते हैं तो आप उसको बना दें, वरना इसको बना दें, ठीक है।
तो सबसे पहले ये है कि इसमें एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है। जो वाई एक्सिस है उस पे है ना, उस पे मार्कर्स हैं, और है ना जो एक्स एक्सिस है उस पे हैं हमारे मंथ, या फिर आप वीक की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं एच बी एस को। सबसे पहले हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, एच बी एस हम पहले से ही पढ़ते जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले एच बी एस को देखेंगे। देखिए मेरे पास पॉइंटर नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी आप कलर से आप समझ जाना, ठीक है। तो ऑरेंज कलर का है एच बी एस एंटीजन। एच बी एस एंटीजन जो है वो सबसे पहले डेवलप होना शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद ये परसिस्ट कर जाता है, कब तक, ये अप टू 3 to 6 मंथ तक आप वहाँ पे देख सकते हैं। 3 to 6 मंथ तक ये वहाँ पे रहेगा, और लास्ट होता है 6 मंथ तक, कह सकते हैं हम 24 वीक्स तक ये रह जाता है, वहाँ पे परसिस्ट कर जाता है। जब ये अक्यूट फेज़, मतलब जब तक ये रहता है तो हम उसको बोलते हैं अक्यूट फेज़, और जब ये ख़त्म हो चुकी होती है तो हम उसको मतलब जब ये अक्यूट फेज़ ख़त्म होने के बाद ये जा चुका होता है, ठीक है। फिर इसके बाद, इसके जस्ट ख़त्म होने के बाद ही इसकी एंटीबॉडी डेवलप होगी। देखिए आप डार्क ब्लू लाइन देख सकते हैं, मतलब जस्ट ये ख़त्म हो रहा है, ऑरेंज लाइन का जहाँ पे एंड हो रहा है ना, उसके बाद ही अपीयर हो रहा है एंटी एच बी एस, ठीक है। एंटी एच बी एस जो अपीयर हो रहा है वो जस्ट इसके ख़त्म होने के बाद इसकी एंटीबॉडी जनरेट हो जाती हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है कि इसकी रिकवरी शुरू हो गई है, ठीक है। जब एंटी एच बी एस एंटीबॉडी, वो एच बी एस एंटीबॉडी बन जाएगी तो हम ये समझ जाएंगे कि हाँ रिकवरी फेज़ आ गया, ठीक है। तो एच बी एस एंटीजन कौन सा है, जो ऑरेंज लाइन में है, और जो एंटी एच बी एस एंटीबॉडी है वो है हमारी जब ऑरेंज लाइन ख़त्म हो रही है उसके बाद ही डेवलप होना शुरू हो जाएगी, और है ना मतलब, और वो लाइफ टाइम रहेगी, जिससे कि अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वो उसको मतलब ठीक कर दे और उसको होने ना दे। अब हम आते हैं ई एंटीजन पर। जो एच बी ई एंटीजन है उसको हम बोलेंगे एनवेलप एंटीजन, जो कि वायरस उसकी हेल्प से एनवेलप बनाता है, एनवेलप कोड करता है, ठीक है। तो ये हमें जो ग्रीन कलर है ऑरेंज के बाद, हमें उससे हम पहचान सकते हैं कि वो ई एंटीजन है। तो ये जो अगर हम कहें कि है ना ये जो एस एंटीजन है उसके अपीयर होने के बाद ही ये अपीयर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑरेंज के बाद अगर आप देखें तो ग्रीन कलर का ही जो एच बी ई एंटीजन है वो अपीयर हो रहा है, तो हम कहेंगे कि एस एंटीजन के साथ ही ई एंटीजन आ जाता है, या फिर उसके थोड़े टाइम बाद आ जाता है। तो अगर ई एंटीजन रह जाता है, अगर परसिस्ट कर जाता है, तो ये इंडिकेट करता है क्रॉनिक कंडीशन की तरफ, ठीक है। कि अगर ये डाउन नहीं होता, मतलब पीक पर आने के बाद भी ये डाउन नहीं रहता और ये परसिस्ट करता है, हमारी रिपोर्ट्स में अगर ये नेगेटिव नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि क्रॉनिक कंडीशन शुरू हो चुकी होती है। जब जो ई एंटीजन है, ई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी तब बनेगी जब अक्यूट इन्फेक्शन पीक पर होगा, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का एच बी ई एंटीजन हो गया। अब क्या है कि है ना अब हम देखते हैं सी एंटीजन। देखिए सी एंटीजन वैसे तो, मतलब सी एंटीजन को तो हम कोर एंटीजन कहते हैं, एच बी सी एंटीजन, ठीक है। तो ये है कि हमें ये ब्लड में नहीं दिखता, हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन इसके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी बनेगी तो हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंटीबॉडीज़ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एस और ई एंटीजन तो हमें दोनों दिखते हैं, लेकिन जो कोर एंटीजन है वो हमें नहीं दिखता, क्योंकि वो ब्लड में रिलीज़ नहीं होता, ठीक है। तो वो हमें ब्लड टेस्ट में भी नहीं दिखेगा, और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हमें दिखेंगी, जैसे कि जो एंटी एच बी जो आई जी एम है, ठीक है। आई जी एम जो आपको दिख रही है, जो ब्लू कलर में है, एंटी एच बी सी आई जी एम करके आपको दिख रही है, ठीक है। तो ये जो है वो कोर एंटीजन की ही एंटीबॉडी है, और ये रिप्लेस, जब ये क्रॉनिक में जब चली जाती है, ठीक है, तो ये रिप्लेस हो जाती है आई जी जी से, जिसको हम है ना जिसको हम एंटी एच बी सी टोटल से जान सकते हैं, ठीक है। जो एंटी एच बी सी टोटल है वो आई जी एम और आई जी जी ही है, ठीक है। तो आप इसको माइनस कर सकते हैं, या फिर आप आई जी एम से ही एक लाइन खींच सकते हैं जो कि परसिस्ट कर जाती है आई जी जी के फॉर्म में, ठीक है। तो पहले आई जी एम आएगी, फिर उसके बाद आई जी जी आ जाती है कई मंथ बाद, और जो कि इंडिकेट करती है क्रॉनिक कंडीशन को। और अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं आपको बना के दिखा दूंगी एक बार, ठीक है। तो पहले आप इसी से समझ लीजिए। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं
एचबीएस एंटीजन राइज करना स्टार्ट होता है और परसिस्ट करता है 3 to 6 मंथ तक, ठीक है। तो उसके आसपास ही ये ख़त्म हो जाएगा। और जब ये पीक पर होता है तो सिम्टम्स अपीयर होते हैं। जैसे ही एचबीएस एंटीजन राइज होगा उसके कुछ टाइम बाद ही एचबीई एंटीजन जो है वो अपीयर हो जाएगा। अगर ये डिटेक्ट होता है तो इंडिकेट करता है कि पर्सन इस टाइम पर ज़्यादा इन्फेक्शियस है। और इसके बाद आईजीएम अपीयर हो जाएगी। आईजीएम जो है वो कोर वाली एंटीबॉडी होती है और कोर एंटीजन हमको डिटेक्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब आईजीएम अपीयर होती है तो हमें ये पता है कि हाँ, यहाँ पे कोर एंटीजन मतलब सही हुआ होगा, वो ख़त्म हुआ होगा, तब जाके आईजीएम एंटीबॉडी बनी है, ठीक है। तो आईजीएम एंटीबॉडी अपीयर होगी उसके कुछ महीने बाद ही, और फिर वो रिप्लेस हो जाएगी आईजीजी एंटीबॉडी से। और जब एचबीई एंटीजन और वायरल डीएनए जो हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं और एचबीएस एंटीजन के मतलब ये डिसअपियर कब होते हैं? एचबीएस एंटीजन के डिसअपियर होने से पहले। जैसे ही एचबीई एंटीजन डिसअपियर होगा वैसे ही एंटी एचबीई एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी और इस स्टेज पर जो वो पर्सन होगा वो इन्फेक्शियस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है और हमारी बॉडी में रिकवरी होना शुरू हो गई है। इसके बाद जो है वो एचबीएस एंटीजन जो है वो डिसअपियर हो जाएगा और एंटी एचबीएस अपीयर होगी, और ये इंडिकेट करता है हमारी जो बॉडी है वो रिकवरी फेज़ में पहुंच चुकी है। जब एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती हैं तो यही है कि हमारी बॉडी फाइट कर रही है वायरस के अगेंस्ट, ठीक है। तो हम ये समझ सकते हैं कि रिकवरी फेज़ कहाँ पे, इन्फेक्शियस फेज़ कहाँ पे है। तो इन्फेक्शियस आप देख सकते हैं जहाँ तक एंटीजन है, और इम्यून है जहाँ पे एंटीबॉडी जनरेट हो रही है। तो इसमें मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे बनाना है। उसमें बनाना नहीं सिखाया है और उसमें मतलब ना मैं पॉइंट कर पा रही हूँ, ठीक है। तो एक बार बस मैं बनाना सिखा देती हूँ, बाकी आप वीक्स वगैरह या मंथ वगैरह अपने आप लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले एचबीएस अपीयर होती है, ठीक है, ये हो गई एचबीएस एंटीजन। और फिर उसके बाद क्या होता है? एचबीई, मतलब उसी के साथ या उसके बाद। तो ये हो गई एचबीई एंटीजन, है ना। तो अब एचबीएस एंटीजन के बाद अगर वो मतलब डाउन हो गया है उसके बाद ही जस्ट क्या होगा कि एंटी एचबीएस अपीयर हो जाएगी, एंटी एचबीएस अपीयर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जब एंटी एचबीएस अपीयर हो जाएगी तो एचबीई एंटीजन का भी एंटीबॉडी जनरेट हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे एंटी एचबीई, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब क्या है, हमें कोर एंटीजन तो दिखता नहीं है लेकिन उसकी एंटीबॉडी दिखती है, तो आईजीएम एंटीबॉडी अपीयर होगी। आईजीएम एंटीबॉडी यहाँ से अपीयर होगी, ये हो गई आईजीएम एंटीबॉडी, ठीक है। तो आप इसको सी भी लगा देना इसमें, क्योंकि ये सी की ही एंटीबॉडी है। तो उसमें जो टोटल करके दिखाया था तो उसमें अगर कन्फ्यूज़न ना हो तो इसलिए आप इसको यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जब ये डाउन हो जाती है, ठीक है, तो इसको रिप्लेस करती है आईजीजी, ठीक है। तो या आप ऊपर बना दें, कहीं भी बना दें, बस ये कि परसिस्ट करती रहती हैं, जो एंटीबॉडी हैं वो परसिस्ट कर जाती हैं। तो आईजीजी हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो आईजीएम को रिप्लेस कर जाती है आईजीजी। बाकी एचबीएस एंटीजन होगा तो उसकी एंटीबॉडी भी बनेगी, तो इसके नीचे होते ही, डाउन होते ही तो इसकी एंटीबॉडी बनने लग जाती है, तब ये इन्फेक्शन सही हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ग्राफ के बारे में। बाकी आप इसके वीक्स या मंथ लिख लेना और यहाँ पे लिख देना ग्राफ का, ठीक है। तो ये है हमारा ग्राफ। तो अब हम यहाँ पे इसको थ्योरी फॉर्म में देख लें, जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं वो भी कवर कर लेंगे और ग्राफ को हम कैसे समझाएंगे तो वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो एचबीएस एंटीजन सबसे पहले हम देखेंगे। ये इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑस्ट्रेलियन एंटीजन, अपीयर अर्ली इन ब्लड। ये ब्लड में सबसे पहले आ जाता है। जब इन्फेक्शन होगा तो उसके 6 वीक बाद ही ये अपीयर हो जाएगा, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ एचबीएस एंटीजन इज़ अ इंडिकेटर ऑफ एक्टिव एचबीवी इन्फेक्शन। अगर हमें एचबीएस एंटीजन फाइंड हो गया है, अगर हम डिटेक्ट कर पाए हैं उसको, तो ये इंडिकेट करता है कि एक्टिव इन्फेक्शन है किसका, एचबीवी वायरस का, ठीक है। तो मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस का ये एक्टिव इन्फेक्शन है, मतलब ना अभी सही हो रहा ना कुछ, ये एक्टिव फेज पर है। ये डिसअपियर हो जाता है 3 to 6 मंथ के बीच में। अगर ये परसिस्ट कर जाता है मोर देन 6 मंथ तो ये क्या है, करियर स्टेट को
रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये आगे जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेंगी तो हम उसको बोलेंगे एंटी एचबीएस एंटीबॉडी, ठीक है। स्पेसिफिक एंटीबॉडी टू एचबीएस इन सीरम कॉल्ड एंटी एचबीएस। मतलब क्या है कि इसके ही अगेंस्ट जो सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी जो कि सीरम में फाइंड होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एंटी एचबीएस। ये बाद में अपीयर होती है जब ये ख़त्म होने लग जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर 3 मंथ ऑफ ऑनसेट ये कब अपीयर होती है? 3 मंथ ऑफ ऑनसेट, ठीक है। एंटी एचबीएस रिस्पॉन्स ये मतलब क्या है कि इसके रिस्पॉन्स में आईजीएम और आईजीजी बनेंगी और ये परसिस्ट करेगी लाइफ टाइम के लिए, और ये री इन्फेक्शन से मतलब हमारी बॉडी को ये बचाएगी, ठीक है। किससे? एचबीवी जब अगर द्वारा हमारी बॉडी को एक्सपोज होगा, ठीक है, तो ये री इन्फेक्शन से बचाएगी। अब हम आते हैं एचबीई एंटीजन पर, ठीक है। तो ये हमें पता है कि एनवेलप प्रोटीन से डिराइव होता है एचबीई एंटीजन। अपीयर इन 3 to 6 वीक ड्यूरिंग अक्यूट अटैक। जब है ना मतलब जब वायरस एक्सपोज होगा, ठीक है, तो उसके 3 to 6 वीक के बाद ही ये अपीयर हो जाएगा। जब वही है कि है ना लगभग इसके थोड़े टाइम बाद जब एचबीएस अपीयर होगा उसके थोड़े टाइम बाद ही अपीयर हो जाएगा। अगर ये परसिस्ट करता है 10 वीक तक तो ये क्या है कि इंडिकेट करता है कि क्रॉनिक लिवर डिसीज़ हो गई है, ठीक है, डेवलप होना शुरू हो गई है। एंटी एचबीई जो इसकी एंटीबॉडी बनेगी उसको हम बोलेंगे एंटी एचबीई। एंटीबॉडी टू एचबीई एंटीजन कॉल्ड एंटी एचबीई अपीयर आफ्टर डिसअपियरेंस ऑफ एचबीई एंटीजन। ये कब अपीयर होती है? जब ये डिसअपियर होने लग जाता है। कन्वर्जन ऑफ एचबीई टू एंटी एचबीई इज प्रोग्नोस्टिक साइन फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इन्फेक्शन। अगर मान लीजिए ये क्या है? एचबीई एंटीजन जो है अगर वो एंटी एचबीई में अगर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब हमें ये एंटीबॉडी दिख रही है, तो हम इससे इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन हुआ है वो सही हो रहा है। अब एचबीसी एंटीजन देख लेते हैं। तो एचबीसी एंटीजन में क्या है कि है ना वही है कि ये सी का मतलब है कोर, तो कोर बनाता है ये, और कांट बी डिटेक्टेड इन ब्लड। जैसे कि हमने ग्राफ में बताया कि है ना ये ब्लड में हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज एचबीसी एंटीजन कैन बी डिटेक्टेड इन न्यूक्लियाई ऑफ हेपेटोसाइट्स इन करियर स्टेट और क्रॉनिक हेपेटाइटिस पेशेंट। तो जब क्रॉनिक स्टेज होगी तभी हम इसको डिटेक्ट कर पाएंगे, वो भी ब्लड से नहीं, जो हेपेटोसाइट्स के न्यूक्लियाई होंगे तो हम वहाँ से इसको डिटेक्ट कर पाएंगे। और ये स्टेन होते हैं ऑर्सिन स्टेनिंग से, तब हम इसको पता कर पाएंगे स्टेनिंग करके। एंटी एचबीसी जो इसकी एंटीबॉडी बनेगी वो एंटी एचबीसी होगी, ठीक है। एंटीबॉडी टू एचबीसी एंटीजन कॉल्ड एंटी एचबीसी डिटेक्टेड इन सीरम ऑफ अक्यूट हेपेटाइटिस पेशेंट। ये है ना अक्यूट फेज में ही हमको दिख जाएगा, ठीक है, लेकिन हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसको केवल हम करियर स्टेट या फिर हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस स्टेट में ही देख पाएंगे। तो जो एंटी एचबीसी है वो उसको हम अक्यूट फेज में ही डिटेक्ट कर लेते हैं, और वो भी कहाँ पे? सीरम में, पेशेंट के सीरम में। इनिशियल पीरियड में क्या है कि आईजीएम क्लास की एंटीबॉडी डिटेक्ट होगी 4 to 6 मंथ पर, परसिस्ट करेगी 4 to 6 मंथ तक, और ये फॉलोड लेटर बाय आईजीजी एंटी एचबीसी। तो आईजीएम के बाद आईजीजी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रिप्लेस कर जाएगा। डिटेक्शन ऑफ हाई टाइटर ऑफ आईजीएम एंटी एचबीसी इज इंडिकेटिव ऑफ रिसेंट एक्यूट एचबीवी इन्फेक्शन। अगर हमें आईजीएम जो है वो ज़्यादा अमाउंट में दिख रहा है, ठीक है, तो वो इंडिकेट करता है कि मतलब एचबीवी इन्फेक्शन जो है वो अभी हुआ है। इंक्रीज इन आईजीजी इंडिकेट एचबीवी इन्फेक्शन इन लेट स्टेज। अगर हम देखिए हमें पता है कि आईजीएम के बाद ही आईजीजी बनती है, तो अगर आईजीजी हमें डिटेक्ट होती है तो ये है कि है ना इन्फेक्शन को हुए ज़्यादा टाइम हो गया है, ये हमें लेट स्टेज में हमको दिखता है, ठीक है। तो एचबीवी डीएनए जो लास्ट था सेवेंथ जो था वो एचबीवी डीएनए, तो डिटेक्शन बाय मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन, ये एक टेक्निक होती है यूजिंग सदर्न ब्लॉट टेक्निक, ठीक है। तो ये हम इससे एचबीवी डीएनए को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी हेपेटाइटिस बी की वीडियो, ठीक है। तो इसमें हम
हेपेटाइटिस बी को तो पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं, बाकी क्लिनिकल फीचर्स वगैरह हम एक अलग वीडियो में लाएंगे जब हम हेपेटाइटिस सी वगैरह सब जो 3 जो रह गए हैं उनको हम एक ही वीडियो में समझाएंगे, और उसके साथ क्लिनिकल फीचर्स और ट्रीटमेंट वगैरह उस वीडियो में आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है या कोई कुछ आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।